नमस्कार साथियों, आज हम सीटेट पेपर 2 एसएसटी कक्षा 6 से 8 के तिथि जनवरी 2012 के सेट 2 का अभ्यास करेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने से उचित विकल्प चुनिए। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, अभिप्रेरणा के सिद्धांत के अनुसार एक शिक्षक डैश के द्वारा सीखने की सर्वाधिक कर सकता है। यानी कि ये बोल रहा है कि अभिप्रेरणा के सिद्धांत के अनुसार शिक्षक के द्वारा सीखने का सिद्धांत कौन है। तो देखिए, इसमें से हमारा 4 ऑप्शन है। विद्यार्थियों की वास्तविक अपेक्षाएं रखना, अपेक्षाओं को एक रूप स्तर रखना, विद्यार्थियों की किसी प्रकार की अपेक्षाएं न रखना, विद्यार्थियों से बहुत उच्च अपेक्षाएं रखना। देखिए, जो सिद्धांत है अभिप्रेरणा का, इसमें एक वास्तविक अपेक्षाओं के बारे में बताया गया है। एक शिक्षक विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षा रखते हैं, ठीक है, उसके द्वारा वह सर्वाधिक सिद्धांत कर सकता है। विकास का रूप है, देखिए बच्चा का विकास का रूप वो जन्म से ही, जब वो माँ के पेट में रहता है तब से ही हो जाता है। तो बच्चे के विकास जो शुरू होता है वो प्रसव पूर्व अवस्था से होता है। बहुविधि बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिज और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता डैश कहलाती है। हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन ने कहा है कि बहुविधि बुद्धि सिद्धांत के अनुसार, तो बहुविधि बुद्धि सिद्धांत के अनुसार पशुओं के प्रकार के पशुओं, सभी प्रकार के पशुओं, खनिज और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता क्या कहलाती है। तो मेरे प्यारे साथियों, इसको जब हमारे खनिज, पेड़ पौधा वर्गीकृत जब आता है तो ये मुख्य रूप से प्राकृतिक बुद्धि का एक रूप है, ठीक है। अब हम चलते हैं चौथा क्वेश्चन में। अधिकांश व्यक्ति की बुद्धि औसत होती है। ये बहुत बड़ा सेंटेंस है आपका पहचानने के लिए कि ज़्यादातर जो व्यक्ति का जो बुद्धि होता है वो औसत होता है, ठीक है। बहुत कम लोग ही प्रतिभा संपन्न होते हैं और बहुत कम व्यक्ति मंद बुद्धि के, ज़्यादातर बहुत ही कम प्रतिभा संपन्न होते हैं और बहुत कम ही जो है कि व्यक्ति मंद बुद्धि के होते हैं। तो यह कथन प्रतिस्थापित सिद्धांत किस पर आधारित है। तो ये कथन आपका जो है बुद्धि के वितरण पर आधारित है। यानी कि जब बुद्धि के वितरण के अनुसार जो है कि बुद्धि का औसत होना, बुद्धि प्रतिभा संपन्न होना, मंद बुद्धि होना, तो बहुत ज़्यादातर लोग बुद्धि औसत होते हैं और काफ़ी कम ही लोग होते हैं जो प्रतिभा संपन्न होते हैं या मंद बुद्धि के लोग होते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बुद्धि के वितरण, ठीक है। अब हम चलते हैं पांचवा क्वेश्चन में। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है, सहयोगी अधिगम में अधिक उम्र के प्रवीण विद्यार्थी छोटे और कम निपुण विद्यार्थियों की मदद करते हैं। इसे, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया है कि सहयोगी अधिगम में मतलब कि सहयोग करके बुद्धि का जब हम लोग आदान प्रदान करते हैं, जैसे अधिक उम्र के प्रवीण विद्यार्थी यानी कि ज़्यादा उम्र के तेज जो बच्चे होते हैं वो छोटे और कम, यानी कि छोटे और थोड़े कम उम्र के बच्चे को जो है कि निपुण विद्यार्थी की मदद करते हैं। यानी कि वो जो है कि प्रवीण विद्यार्थी छोटे और कम निपुण विद्यार्थी की मदद करते हैं। तो इसको कौन सी ये कहा जाता है। तो साथियों, इसको कहा जाएगा आपका उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान विकसित होती है। इससे क्या होती है, तो इससे विद्यार्थियों की मदद करती है। इससे जो है कि जो प्रवीण विद्यार्थी होते हैं उससे उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान विकसित होता है। जब पूर्व की अधिगम आते हैं हम लोग छठा नंबर क्वेश्चन पे। जब पूर्व का अधिगम यानी कि पहले का जो अधिगम है, बुद्धि है, नई स्थिति की सीखने के बिल्कुल प्रभावित नहीं करता है। यानी कि पहले का जो हमने जो भी ज्ञान लिया है, अब वो नई स्थितियों में जो भी सीखने को है वो बिल्कुल प्रभावित नहीं करता है। तो इसको क्या कहलाता है, तो ये आपका कहलाता है अधिगम का शून्य स्थानांतरण। यानी कि जो भी हमने पिछला जो भी पढ़ा है उसका शून्य स्थानांतरण हुआ। उसके बाद कहा गया 7वां नंबर क्वेश्चन में आते हैं, चिंतन अनिवार्य रूप से है एक। देखिए, चिंतन जो है आपका ये आपका है मनोवैज्ञानिक परिघटना। चिंतन जो है कि ये आपका साइकोलॉजी से रिलेटेड है। ये चिंतन जो है ये अनिवार्य रूप से है, ये एक जो है कि मनोवैज्ञानिक परिघटना है। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं।
तो अगला क्वेश्चन है, एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः सीखते हैं। तो बाल केंद्रित बच्चा में कक्षा सामान्यतः सीखते हैं व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों रूप में, मुख्य रूप से शिक्षक से, व्यक्तिगत रूप से, समूह में नहीं। ये जो बाल केंद्रित कक्षा होता है तो उसमें सभी बच्चे व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों रूप से, यानी कि व्यक्तित्व रूप से भी और सामूहिक दोनों रूप में सीखते हैं। पियाजे के 9वां क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार, देखिए यहाँ पे पियाजे का बोला गया है, पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है कहलाती है। तो ये आपका हो जाएगा 3 समावेशन, यानी कि पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है, वो समावेशन कहलाता है। एक शिक्षिका, ठीक है, अपने शिक्षार्थियों को सदैव इस रूप में सहायता करती है कि वे एक विषय क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान को दूसरों, ठीक है, दूसरों विषय क्षेत्र के ज्ञान के साथ जोड़ सके, इसे डैश को बढ़ावा मिलता है। तो पहला दिया है पूर्ण बलन, तीसरा ज्ञान के सहसंबंध एवं अंतरण, व्यक्तित्व भिन्नताओं, शिक्षार्थी स्वायत्तता। तो ये आपका हो जाएगा ज्ञान के सहसंबंध का अंतरण, यानी कि जब एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को सदैव इस रूप में सहायता करती है कि वे विषय क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान दूसरे विषय क्षेत्र के ज्ञान के साथ जोड़ सके, यानी कि वो जो है कि ज्ञान से सहसंबंध, यानी कि एक विषय को दूसरे विषय से वो जोड़ करके पढ़ाते हैं ताकि उसके लिए वो कठिन ना हो। अब आते हैं 11वां नंबर क्वेश्चन में। सृजनात्मकता मुख्य रूप से डैश से संबंधित है। तो सृजनात्मकता आपका जो है ये आपका अपसारी या बहुविध चिंतन से संबंधित है। एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि वह प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके। वह विद्यार्थी डैश रूप से अभिप्रेरित है, व्यक्तिक, अनुभाविक, आंतरिक या बाह्य। तो देखिए इसका हो जाएगा आपका आंतरिक रूप से। का मन से कोई भी इच्छा नहीं होगी तो आप तब तक आप उसको करने की इच्छा नहीं होगी। तो मेन रूप से इसका क्या होगा, तो अगर कोई भी व्यक्ति चाहता है कि हम कठिन परिश्रम करके, जब तक कठिन परिश्रम करके अब सफलता पाए, तो उसके लिए उसका सबसे पहले आंतरिक रूप से जो है कि मजबूत होना जरूरी है। जब तक वो आंतरिक रूप से मजबूत नहीं होगा वो किसी कार्य को कर ही नहीं सकेगा। व्यवहार का करना पक्ष में डैश में आता है, व्यवहार का करना। अब व्यवहार का करना, इसका क्वेश्चन दिया आपका सीखने, ये ऑप्शन है सीखने की गतिक यानी कि कॉग्निटिव क्षेत्र, सीखने की मनोवैज्ञानिक क्षेत्र, सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र, सीखने के भावात्मक क्षेत्र। तो ये आपका हो जाएगा सीखने के गतिक क्षेत्र को, यानी कि व्यवहार का करना पक्ष डैश में आता है, यानी कि व्यवहार का। तो जो भी व्यवहार होता है हम लोग करते हैं, तो जो हम सीखते हैं उसी को हम लोग करते हैं। तो वो आपका आ गया सीखने की गतिक क्षेत्र में। विज्ञान एवं कला प्रदर्शनी संगीत एक नित्य प्रस्तुतियों विद्यालय पत्रिका निकालना डैश के लिए है, यानी कि विज्ञान एवं कला प्रदर्शनी संगीत एक नृत्य प्रस्तुतियाँ तथा विद्यालय पत्रिका निकालना डैश के लिए है। पहला ऑप्शन है आपका शिक्षार्थियों को रचनात्मक मार्ग, उसके बाद विभिन्न व्यवसायों के लिए विद्यार्थियों को प्रतिष्ठित करना, उसके बाद विद्यालय का नाम रोशन करना, चौथा अभिभावक को संतुष्ट करना। देखिए इसका ऑप्शन हो जाएगा शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराना, यानी कि विज्ञान या कला प्रदर्शनियां या संगीत प्रस्तुति तथा विद्यालय पत्रिका मुख्य रूप से शिक्षार्थियों को की सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने के लिए किया जाता है ताकि बच्चों का मूल रूप से विकास हो। अब आते हैं हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन पे। 15 नंबर का प्रश्न है, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को अनेक तरह की सामूहिक गतिविधियों से व्यस्त रखती है, समूह चर्चा, समूह परियोजना, भूमिका निर्वाह आदि। यह सीखने के किस आयाम का उजागर करता है? तो पहला ऑप्शन है आपका सामाजिक गतिविधि, उसके बाद तो जैसे कि चर्चा, समूह, सामूहिक परियोजना, भूमिका निर्वाह आदि, यह सीखने के किस आयाम का उजागर करता है? तो देखिए ये सामाजिक गतिविधि का रूप में अधिगम। सबसे पहले यहाँ पे प्रश्न था आपका, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को अनेक तरह की सामूहिक गतिविधियों में व्यस्त
सामाजिक में रखती है, जैसे समूह चर्चा। अब देखिए यहाँ दिया का समूह चर्चा, समूह योजना, भूमिका निर्वाह आदि, ये सीखने के किस आयाम का उजागर करता है? तो सब निश्चित सी बात है, समूह चर्चा है, समूह परियोजना, भूमिका निर्वाह आदि, ये सब जो है मुख्य रूप से जो सामाजिक विधि के रूप में अधिगम है। आगे हम 16 नंबर का प्रश्न में आते हैं। जब एक शिक्षिका दृष्टिबाधिता शिक्षार्थी को कक्षा के अन्य शिक्षकों के साथ सामूहिक गतिविधियां में शामिल कराती, तो वह, यानी कह रहा है जब एक शिक्षिका कोई दृष्टिबाधिता जो बच्चे होते हैं या शिक्षार्थी होते हैं, उसको कक्षा में जो दृष्टिबाधित नहीं बच्चे हैं, बच्चे निपुण हैं अपने सभी ज्ञानेंद्रियों से या सभी अंगों से, उसके साथ जब सामूहिक गतिविधि में शामिल करती है तो वह कहलाती है। तो यहाँ पहला ऑप्शन दिया, शिक्षा के लिए सीखने हेतु बाधाएं उत्पन्न कर रही है, समावेशी शिक्षा की भावना का अनुसार कार्य कर रही है, सभी शिक्षार्थियों को दृष्टिबाधिता शिक्षार्थी के प्रति सहानुभूति विकसित करने में मदद कर रही है, या दृष्टिबाधिता शिक्षार्थी पर संभवतः तनाव बढ़ रही है। देखिए इसका सही उत्तर होगा 2, समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही है, क्योंकि समावेशी शिक्षा में बच्चे या जब दृष्टिबाधिता बच्चे अन्य शिक्षार्थियों के साथ जब बैठ कर के सामूहिक गतिविधि में शामिल होती है उसके साथ, तो ये मुख्य रूप से समावेशी शिक्षा की भावना को अनुसार कार्य करती है। एक शिक्षिका अपने शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्रियों और शारीरिक गतिविधियों की प्रयोग करती है, क्योंकि वे शिक्षक को आराम देते हैं, वे प्रभावी आकलन को सुगम बनाते हैं, वे शिक्षार्थियों के व्यवधिक उपलब्ध कराते हैं, इसमें अधिकतम ज्ञानेंद्रिय का उपयोग सीखने की सर्वाधिकता होती है। तो देखिए इसका ऑप्शन होगा 4, इनमें अधिकतम इंद्रियों का उपयोग सीखने की सर्वाधिक करता है, यानी कि जब शिक्षिका अपने शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्रियों को शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करती है तो वो आपका इनमें से अधिकतम इंद्रियों का उपयोग सीखने की सर्वाधिक करता है। कोहल वर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो कोहल वर्ग के अनुसार जो सही और गलत प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया है वो आपका कहलाता है नैतिक तर्कना। ठीक है। उसके बाद एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता है। इस विद्यार्थी को डैश में सहायता की आवश्यकता है। तो ये मुख्य रूप से आपका हो जाएगा भावात्मक क्षेत्र, यानी कि उसके भावात्मक क्षेत्र पे ध्यान देना। शिक्षकों को एक सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें, क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये डैश में भी सहायता करती है। तो ये आपका हो जाएगा समाजीकरण, यानी कि शिक्षकों को ये हमेशा यह बताई जाती है या मतलब ट्रेनिंग दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधि में शामिल करें, यानी कि सभी बच्चों को सामूहिक रूप से कोई भी कार्य में या कोई भी परियोजना में शामिल करें, ताकि वो जो है कि सुगम बनाने में, यानी कि सीखने को काफ़ी आसान बनाने में क्या करें, समाजीकरण। अतिरिक्त ये समाजीकरण सब साथ में रह के तो सीखने में सहायता मिलती ही है, साथ ही साथ इससे समाजीकरण में भी सहायता होती है, यानी कि बच्चे एक साथ समाज में मिल के रह सकते हैं। हाँ, तो समावेशी शिक्षा, अब अगला क्वेश्चन में आते हैं। समावेशी शिक्षा किस विद्यालयीय शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करता है? तो समावेशी शिक्षा में जैसा कि हमने अभी पढ़ा था कि ये जो बच्चे, समावेशी शिक्षा में मुख्य रूप से क्या होता है कि जो बच्चे दृष्टिबाधित होते हैं या जो बच्चे कमज़ोर होते हैं तो वो सबको एक साथ क्लास कक्षा वर्ग में बैठा करके उसको अध्ययन कराया जाता है ताकि वे उसमें सुधार आ सके। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन आपका, इसका जो मेन ऑप्शन होगा वो होगा आपका जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक या अन्य विभिन्न योग्यता स्थिति को ध्यान में रखे और बगैर सभी बच्चों को शामिल करती है। जैसा कि हमने अभी तुरंत कहा कि समावेशी शिक्षा में मुख्य रूप से सभी प्रकार के बच्चों को, उसमें ये नहीं उसमें बच्चों के साथ भेदभाव नहीं किया जाता है कि वो बच्चे
दृष्टि बाधित है या बच्चे कमज़ोर हैं, इसमें सभी बच्चों को एक साथ जो है कि ध्यान रखकर उसके बच्चों की कोई योग्यता नहीं देखी जाती है, स्तुतियों को ध्यान में रखे बगैर सभी बच्चों को शामिल करती है। अब 22 नंबर क्वेश्चन आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवांशिकता संबंधी कारक है? आँखों का रंग, सामाजिक गतिविधियों में भागीदारिता, समकक्ष व्यक्तियों के समूह प्रति अभिवृत्ति चिंता। देखिए इसमें से मुख्य रूप में बोला गया अनुवांशिकता। अनुवांशिकता क्या होता है? जो हमारे माँ बाप या जो हमारे परिवार में जो भी ये इसमें बच्चे एक वंश से दूसरे वंश के जो गुण आते हैं तो वो होते हैं। तो सामाजिक गतिविधि, भागीदारिता ये तो कभी नहीं होगा, क्योंकि सामाजिक गतिविधि हम लोग समाज से सीखते। तो मेन होगा इसमें आँखों का रंग। आँखों का रंग जो हमारे माँ बाप के आँखों का रंग है उससे मिला जुला होता है, तो वो होता है। शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों का अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि वे प्रायः डैश की ओर संकेत करता है। योग्यताओं के अनुसार समूह बनाने हेतु दिशा निर्देश, भिन्न प्रकार की पाठचर्या का आवश्यकता, उनके ज्ञान की सीमा, आवश्यक उपचारात्मक युक्तियाँ। देखिए क्वेश्चन में कहा है कि शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों का अध्ययन करना चाहिए, यानी कि स्टूडेंट जो भी गलती करता है उसके पीछे अध्ययन करना चाहिए कि वे प्रायः डैश की ओर संकेत करता है, वो किसकी ओर, अगर वो गलती कर रहा है तो क्यों कर रहा है, तो वो किसका संकेत दे रहा है। तो ये आपका हो जाएगा आवश्यक उपचारात्मक युक्तियाँ, यानी कि हमें जो है कि हमें उसके प्रति जो है कि आवश्यक जो उपचार होता है उसका प्रयोग करना चाहिए कि ऐसा बच्चे क्यों कर रहे हैं, उसका क्या उपचार हो सकता है। सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है, जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। यह विकास सिद्धांत को ज़्यादा। देखिए अभी हम तुरंत बताए थे, एक क्वेश्चन था कि कुछ बच्चे जो है कि औसत बुद्धि वाले, ज़्यादातर बच्चे औसत बुद्धि वाले होते हैं, ज़्यादातर कुछ बच्चे मंद बुद्धि के होते हैं और कुछ बच्चे जो है कि प्रतिभाशाली होते हैं। तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि सीमा हर पाठ को जल्दी सीख लेती है, जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। ये विकास के सिद्धांत को दर्शाता है। तो ये देखिए ये आपका हो जाएगा वैयक्तिक भिन्नता, यानी कि सभी व्यक्ति में अलग अलग भिन्नता होता है। तो वैयक्तिक भिन्नता के बारे में उसका ऑप्शन था आपका, कहाँ गई वो क्वेश्चन, वो प्रश्न था आपका जो भी था, एक व्यक्तिक भिन्नता। ये अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग जो है कि भिन्नता होता है। सभी व्यक्ति ना ज़्यादा तेज होते हैं, सभी व्यक्ति तेज नहीं होते हैं, कुछ व्यक्ति औसत होते हैं, कुछ व्यक्ति जो है कि ज़्यादा तेज होते हैं। तो वो अलग अलग भिन्नता होती है, ये ऊपर वाले गॉड गिफ्टेड है, उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते। हाँ आप मेहनत करके उसे बदल सकते हैं। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से डैश के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास के आकार देता है। तो देखिए इसको ऑप्शन से समझेंगे। बोल रहा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में डैश के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास का आकार देती है। पौष्टिक गुणवत्ता, संस्कृति, शिक्षा की गुणात्मकता, शारीरिक गठन। तो इसमें जो क्वेश्चन कहा गया है कि पौष्टिक गुणवत्ता, यहाँ क्वेश्चन में कहा गया है कि अतिरिक्त निम्नलिखित में डैश के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देता है। तो पौष्टिक गुणवत्ता, संस्कृति, इससे भी हमारा विकास होता है। शिक्षा का गुणात्मक, इससे भी हमारा विकास होता है। संस्कृति, इससे भी हमारा, लेकिन शारीरिक गठन ये तो हमारा फिजिकली है, इससे कोई अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक हमें विकास करता है। शारीरिक गठन क्वेश्चन में कहा गया था निम्नलिखित में से अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देता है। तो डैश के अतिरिक्त, यानी कि शारीरिक गठन के अतिरिक्त ये जितने भी चीज़ हैं ये हमारे विकास का मतलब ये नहीं कि बस हमारा शरीर का विकास, ये हमारे मानसिक विकास के बारे में दिखाता है, मानसिक विकास को दिखाता है। श्रवण ह्रास, मतलब कि श्रवण ह्रास का मतलब ये हुआ कि श्रवण ह्रास, जो बच्चे सुन नहीं सकते हैं, श्रवण ह्रास से ग्रसित बच्चे को कक्षा में किस सबसे मुख्य नैराश्य कुंठा का सामना करना पड़ता है। यानी कि जो बच्चे सुन नहीं सकते हैं उसे कक्षा में मुख्य रूप से किसके सामना करना पड़ता है? तो दूसरे के साथ संप्रेषण करने तथा सूचनाओं के बांटने में क्षमता। यानी कि जो बच्चे सुन नहीं सकते हैं उसको तो कुछ समझ में नहीं आएगा कि दूसरा क्या बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, तो वो बच्चे दूसरे के साथ अपने आप को जो है कि
संप्रेषण नहीं कर पाते, यानी कि संप्रेषण मतलब होता है भाषा का आदान प्रदान नहीं कर पाते हैं, सूचनाओं को बांटने में अक्षमता होते हैं। डिसलेक्सिया मुख्य रूप से देखिए आपका सीटेट के जो एग्ज़ाम देंगे आप पेपर 2 का, उसमें से मुख्य रूप से ये क्वेश्चन आता है डिसलेक्सिया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको देख लेंगे अच्छे से। डिसलेक्सिया मुख्य रूप से डैश की समस्या से संबंधित है। तो डिसलेक्सिया जो होता है आपका, ये आपको पढ़ने से संबंधित होता है, ठीक है। तो डिसलेक्सिया से जो है कि हमें पढ़ने से संबंधित समस्या होती है। उसके बाद प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को तब तक विकसित कर पाएंगे, यानी कि जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी होता है वे अपनी क्षमताओं को तब तक ही विकसित कर पाएंगे जब तक कि वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया में जुड़ते हैं। क्योंकि जब तक वे अन्य विद्यार्थी के साथ अधिगम क्षमता में जुड़ेंगे नहीं, तब तक उसे पता कैसे चलेगा कि वो पढ़ने में कितना उससे कंपटीशन नहीं होगा, पढ़ने में कितना उससे तेज़ है या कितना कमज़ोर है। तो अगर वे बच्चे उससे जुड़ना छोड़ देंगे, या मतलब कि वे बच्चे एक साथ अगर अधिगम नहीं करेंगे, पढ़ेंगे नहीं, तो उसे पता ही नहीं चलेगा कि वे क्या पढ़ रहे हैं, क्या समझ रहे हैं। इसलिए ज़्यादातर देखा जाता है आखिरकार बच्चे ऑनलाइन क्लास में और इंस्टीट्यूट में जाके क्यों पढ़ते हैं। इंस्टीट्यूट में इसलिए पढ़ते हैं कि वहाँ पे एक दूसरे बच्चे से जो है कि कंपटीशन होती है, जबकि आप ऑनलाइन क्लास ये वगैरह में आप अकेले पढ़ते हैं, अपने से पढ़ रहे हैं, आपको कोई कंपटीशन नहीं है, आप पढ़ रहे हैं, कभी भी देखते नहीं भी पढ़ने में काफ़ी जो है कि आलस भी आती है। तो पर इंस्टीट्यूट में पढ़ने से, जाने से, 10 बच्चों के बीच में बैठने से हमें जो है कि काफ़ी ये सीख मिलती है कि वो बच्चे हमसे आगे बढ़ रहे हैं, ये बच्चे हमसे आगे बढ़ रहे हैं। तो इससे हमको क्या होता है, जागरूक होते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहिए, हमें उन सभी बच्चों से आगे बढ़ना चाहिए। तो इसका ये हो जाएगा, वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया में जब तक जुड़े रहेंगे तब तक प्रतिभाशाली बच्चे अपनी क्षमताओं को विकसित कर पाएंगे। उसके बाद का क्वेश्चन है, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक डैश से बचाती है। देखिए अच्छी जो पाठ्य पुस्तक है, यहाँ पे पहला आपका ऑप्शन दिया लैंगिक समानता, सामाजिक उत्तरदायित्व, लैंगिक पूर्वाग्रह और लैंगिक संवेदनशीलता। तो ये अच्छी पाठ्य पुस्तक होता है वो लैंगिक पूर्वाग्रह से हमें बचाता है। किससे बचाता है हमें, लैंगिक पूर्वाग्रह से वो हमें बचाता है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है, यानी कि जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास जो होता है बच्चों का, वो किस चरण में बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। तो यानी कि वो वस्तु को स्थायी से समझने की, उसके मतलब कि समझने में, उसको जानने में जो है कि काफ़ी आसान होता है, वो कोई वस्तु को समझ सकते हैं। तो वो आपका मुख्य रूप से हो जाएगा पूर्व संक्रियात्मक चरण, यानी कि पूर्व संक्रियात्मक चरण में पियाजे जो के अनुसार संज्ञानात्मक चरण में बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। अब हम आते हैं सामाजिक अध्ययन के पेपर में, किरण पब्लिकेशन की बुक का प्रीवियस ईयर का प्रश्न है, ये आपका 2012 का प्रश्न है। अब देखिए एसएसटी में जो है कि आपका जो एग्ज़ाम होता है एसएसटी में, ये 60 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का होता है आपका, 60 मार्क्स का। तो इसको आप ध्यान से देखेंगे और अच्छे से जो है कि आप प्रैक्टिस करेंगे। अहमदाबाद के सूती वस्त्र उद्योग का गढ़ यानी कि केंद्र निम्नलिखित में से कौन सा कारक अहमदाबाद के वस्त्र उद्योग को फलने फूलने में उत्तरदायित्व है। तो देखिए इसका हो जाएगा आपका, यहाँ पे कपास का खेती वाला क्षेत्र पास में, यानी कि अहमदाबाद के पास में कपास का खेती बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वहाँ पे जो है सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र है। उसके बाद का क्वेश्चन है, बागान जो वाणिज्यिकी कृषि का एक प्रकार है को भारी मात्रा में किसकी आवश्यकता होती है। तो ये आपका हो जाएगा भूमि और पूंजी की। जब बागान का खेती होता है वहाँ पे वाणिज्यिकी कृषि का एक प्रकार है जो कि भारी मात्रा में भूमि और पूंजी की आवश्यकता होती है। ब्लैकफुट इंडियन है, तो ब्लैकफुट इंडियन आपका हो जाएगा उत्तरी अमेरिका का एक देसी जनजाति है, उसे ब्लैकफुट इंडियन कहा जाता है। ठीक है, अब आते हैं 34 क्वेश्चन में, भारतीय उपमहाद्वीप में उन मातृ जीव जंतुओं को खाने के बाद गिद्ध किडनी गुर्दे के काम ना करने के कारण मरने लगे, जिनका उपचार डैश के साथ किया गया। यानी कि जो भारतीय उपमहाद्वीप थे उनमें मृत जीव जो जंतुओं को खाने और के बाद गिद्ध किडनी यानी कि गुर्दे
के काम ना करने के कारण मरने लगे, जिनका उपचार के लिए जो है कि डैश किया गया। पहला आपका है आइबुप्रोन, एल्ड्रिन, डिक्लेफेनेक, एसिप्रिन। तो आपका ये हो जाएगा डिक्लेफेनेक, यानी कि जो भारतीय उपमहाद्वीप है वो जंतुओं को खाने के बाद गिद्ध किडनी के काम करने के कारण मरने लगे, तो इसका उपचार के लिए जो है कि डिक्लेफेनेक नाम का उपचार किया गया। पवन क्रियाएं छत्रक सेल बनती है जो प्रायः डैश में पाए जाते हैं, तो ये आपका जो है कि रेगिस्तानों में पाया जाता है। 1857 के विद्रोह के परिणाम, यानी कि 1857 में जो विद्रोह हुआ था, परिणाम के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन ब्रिटिश संसद द्वारा लाया गया? तो ये आपका है ब्रिटिश के कैबिनेट में एक सदस्य को भारत के लिए राज्य सचिव नियुक्त किया गया। उसके बाद का प्रश्न है आपका 1720 में ब्रिटिश सरकार ने डैश के लिए कैलिको अधिनियम पारित किया। देखिए यहाँ पे कैलिको अधिनियम के बारे में कहा गया है, तो वो कब है? 1720 में। कहाँ पे? ब्रिटिश में। तो ये आपका किया गया था इंग्लैंड के छपेदार सूती कपड़ों छीट के उपयोग पर पाबंदी लगाने में, यानी कि 1720 में जो है ब्रिटिश सरकार ने जो है कि कैलिको अधिनियम पारित किया, जिसमें इंग्लैंड में जो है कि छापेदार सूती कपड़ों छीट के उपयोग पर पाबंदी लगाएं। अब है नए नीचे दिए गए आरेख में किस प्रकार के वर्षा का दर्शाया गया है? तो ये जो आपका जो वर्षा दिखाया गया है ये आपका है पर्वतीय वर्षा, यानी कि पर्वतीय क्षेत्र में जो वर्षा होती है इसी तरह से होती है। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में बिजली डैश की प्रक्रिया उत्पादित की जाती है, तो वो आपका हो जाएगा नाभिकीय विखंडन। नीचे दिया गया आरेख दिन विशेष पर पृथ्वी की स्थिति दर्शाया है, ABCDE। पृथ्वी पर यहाँ पे देखिए ये आरेख दिखाया गया है ABCD और उसके बाद E। पृथ्वी की जो ये स्थिति है, कौन स्थिति, यहाँ जो चित्र दिखाया गया है AB, ये दिखाते हैं आपको पृथ्वी के चित्र ABCD और E, ठीक है। तो ये जो आरेख जो दिया गया है ये पृथ्वी की स्थिति या कौन स्थिति में दिन की प्रकाश सबसे ज़्यादा घंटों तक रहता है, यानी कि पृथ्वी के किस स्थिति में प्रकाश जो है कि ज़्यादा समय तक रहता है, यानी कि ये सूर्य के ये सूर्य और पृथ्वी के बीच का जो ये है, तो यहाँ पे किस जगह A पे, B पे, C पे, D पे या E पे ज़्यादा घंटे तक सूर्य का प्रकाश रहता है? तो निश्चित सी बात है कि इसमें जो है कि आपका हो जाएगा D, यानी कि ये सूर्य के परावर्तन होता है तो ये सूर्य के काफ़ी नज़दीक रहता है, तो यहाँ पे जो है कि ये इसमें तो पृथ्वी डायरेक्ट इस पे जो है कि रोशनी पड़ती है, तो ये कुछ ही समय के लिए होता है, पर इससे जो रिफ्लेक्ट होता है जो सूर्य, तो वो काफ़ी समय तक रहता है, तो ये आपका हो जाएगा D पॉइंट। तांती, मेमिन और देवांग समुदाय में लगे हुए थे, तो तांती, मोमिन और देवांग समुदाय में आपका डैश में लगे हुए थे, तो ये आपका हो जाएगा बुनने के काम, यानी कि तांती और मोमिन। देखिए तांती का जो है ये मेन रूप से तांती और मोमिन के बारे में जो कहा गया है, तो ये तांती और मोमिन और देवांग समुदाय जो होता है ये बुनने का काम करता है, ज़्यादातर ये बुनने का काम करती है। उसके बाद का प्रश्न है मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित क्यों किया? ये क्वेश्चन में आपका मोहम्मद बिन तुगलक, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक एक शासक है, वो अपनी राजधानी को दिल्ली से लेकर के दौलताबाद तक स्थानांतरित किया। क्यों? क्योंकि अपने साम्राज्य को प्रभावी तरीके से नियंत्रित करने के लिए दौलताबाद केंद्र में स्थित था, इसीलिए वो जो है कि अपने साम्राज्य को नियंत्रित करने के लिए दौलताबाद केंद्र में स्थित था, इसलिए वो जो है कि दौलताबाद में स्थानांतरित किया। भारतीय इतिहास को प्राचीन, मध्य और आधुनिक कालों में विभाजित करने की समस्याएं भी है, निम्नलिखित में से वह समस्या कौन सी है? तो ये आपका हो जाएगा वह संकल्पना पश्चिम से ली गई है और आधुनिक काल विज्ञान, तर्कना, लोकतंत्र, स्वतंत्रता और समानता से संबंधित है। 44 नंबर का प्रश्न में आते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1651 में बंगाल में हुगली नदी के किनारे फैक्ट्री स्थापित की थी, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है कि 1651 यानी कि 1651 ईस्वी में जो है कि बंगाल में हुगली नदी के किनारे जो है कि वो फैक्ट्री स्थापित किया था। तो इस फैक्ट्री का नाम क्या है? तो ये किसके आधार पर किया गया था? तो ये आपका आधार पे किया गया था
जहाँ पर फैक्ट्री अपना काम चला सके, एक आधार बेस स्थापित करने के लिए जहाँ पे वे फैक्ट्री अपना काम चला सके। ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुख्य रूप से डैश के बंगाल से दीवानी राजस्व का उपयोग किया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है कि भारत के सूती और रेशमी कपड़ों को खरीदने के लिए बंगाल से दीवानी राजस्व का उपयोग किया। अब उसके बाद का प्रश्न आते हैं 46 में। यदि अहमदाबाद 72°30 ईस्ट देशांतर पर स्थित है तो अहमदाबाद के स्थानीय समय का होगा यदि भारतीय मानक समय 8 प्रातः है। देखिए अगला प्रश्न में आते हैं। ब्रिटिश सरकार द्वारा सन 1857 में निम्नलिखित में से कौन सी 3 विश्वविद्यालय स्थापित किए थे? ये आपका कलकत्ता, मद्रास तथा बम्बई। 12वीं शताब्दी में किस मुखियाओं ने जिस क्षेत्र पर शासन किया वो वर्तमान में देश में, ये छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्यों का संयोजन त्रिविभाजन संघर्ष में शामिल था? तो राष्ट्रकूट, पाल और गुर्जर प्रतिहार। निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद के महाभियोग वॉरेन वाशिंगटन का चलाया गया? उसके बाद का प्रश्न है, निम्नलिखित में से ग्रहों में कौन सा संयोजन? तो बृहस्पति, शनि और यूरेनस नेपच्यून होगा। कॉमन एरा क्या है? तो कॉमन एरा जो है कि क्रिश्चियन के द्वारा जो है कि क्रिश्चियन एरा है, जो कि अब दुनिया के अधिकांश हिस्सों में स्वीकृत है। ऐतिहासिक स्थल वह है जहाँ, यानी कि ऐतिहासिक जहाँ पर अतीत का स्मृति शेष अवशेष मिलता है उसे ऐतिहासिक स्थल कहते हैं। वर्णों में जातियों क्यों उत्पन्न हुई? वर्णों में देखिए जातियां मुख्य रूप से इसलिए उत्पन्न हुआ, जो भारतीय समाज को जो संगठित करना था, तो उसके लिए लोगों को सामाजिक व आर्थिक आवश्यकताओं को नियमित विस्तार के कारण नए कौशलों को संपन्न लोगों की जरूरत थी। इसीलिए जो है कि वर्णों में अलग अलग जातियां उत्पन्न हुई। निम्नलिखित में से किस आदिवासी को खेल में, देखिए आदि जो मेन रूप से जो आदिवासी है जिसको खेल में विभाजित किया गया वो मुख्य रूप से अहोम आदिवासी है। मौसम और जलवायु की संकल्पना पढ़ाते समय बच्चों को उपयुक्त गतिविधि में कौन सी होगी जिसमें कि मौसम से विभिन्न प्रकार के तत्वों को समझ सके? तो बच्चे को जो है कि 5 दिनों तक लगातार जो समाचार पत्र होता है वो 5 दिनों तक मौसम की रिपोर्ट को एकत्र करना और उसे नोटबुक में चिपकाना। सामाजिक विज्ञान को शिक्षण में बच्चा वह में संवेग बहुत आसानी से उजागर होते हैं, शब्दों में नहीं बल्कि आवाज़ों में। इसके लिए अधिक शिक्षण का कौन सा तरीका सबसे अधिक है? तो क्षेत्र भ्रमण और सर्वेक्षण। गरीबी को पढ़ाते समय कौन से व्यू रचना सबसे ज़्यादा उचित है? तो वाद विवाद, यानी कि बच्चों को एक दूसरे के साथ वाद विवाद और चर्चाओं में विद्यार्थियों को शामिल करना। यह देखा गया कि सांस्कृतिक, सामाजिक और वर्ग विभेद कक्षीय संदर्भ में अपने पक्षपात, पूर्वाग्रह और अभिवृत्तियों के उत्पन्न करते हैं, अतः शिक्षण का उपागम होना चाहिए। तो ये चर्चा उन्मुखी होगा। पाठ्य पुस्तक में वर्णित किसी समुदाय विशेष के लिए संवेदनशील मुद्दे को पढ़ाते समय शिक्षक को सभी विद्यार्थियों की गरिमा का सम्मान करना चाहिए और संकल्पना संवेदनशील निष्ठा के व्याख्यात करना चाहिए। तो आपका ये 1 नंबर का ऑप्शन होगा। अब कह रहा है लोकसभा का प्रत्येक सत्र का प्रथम घंटा डैश से शुरू होता है। तो लोकसभा का जो प्रत्येक सत्र का जो प्रथम घंटा होता है वो आपका प्रश्नकाल से शुरू होता है। सभी भारतीयों को मतदान का अधिकार होना चाहिए, उनका सामाजिक आर्थिक स्तर कुछ भी हो पर उसे जो है कि मतदान का अधिकार होना चाहिए। ये विचार किसके द्वारा रखा गया था? तो ये विचार आपको जो है कि बी आर अम्बेडकर के द्वारा रखा गया था। प्रश्न उत्तर तकनीकी सामाजिक विज्ञान शिक्षण में काफ़ी प्रभावी हो सकती है क्योंकि यह डैश को सुनिश्चित करता है। तो ये आपका जो है कि शिक्षार्थियों द्वारा सक्रिय सहभागिता। एक शिक्षक या शिक्षिका कृषि के तरीकों को स्पष्ट करते हुए भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि तरीकों से जुड़े केस अध्ययनों पर चर्चा करता या करती है। वह सीखने की किस पहलू को बल दे रहा है? तो ये आपका हो जाएगा मूर्त उदाहरणों के माध्यम से तुलना और अंतर करते हुए सीखने की योग्यता। अब मीडिया के साथ निकटीय संबंधों के कारण स्वतंत्र नहीं माना जाता है। ये कौन सा मीडिया को डैश के साथ निकटती है, यानी कि मीडिया को डैश के साथ निकटीय संबंध के कारण स्वतंत्र नहीं माना जाता है। तो ये आपका हो जाएगा व्यापारिक घरानों के अनुसार। निम्नलिखित में से किस समुदाय के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्तर की जांच करने के लिए न्यायाधीश राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में भारत सरकार द्वारा समिति का गठन किया गया था? तो ये आपका हो जाएगा
2 मुस्लिम। दादन व्यवस्था है, तो दादन व्यवस्था जो है ये आपका हो जाएगा जहाँ व्यापारी कच्चे माल की आपूर्ति करता है, तैयार माल प्राप्त करता है, उसे दादन व्यवस्था कहते हैं। 73 में सी के जानू एक प्रतिष्ठित है, तो सी के जानू जो है ये आपका आदिवासी कार्यकर्ता थे। एक शिक्षक प्रशिक्षणार्थी इस प्रकार एक अनुदेशात्मक उद्देश्य लिखती है, विद्यार्थी लोकतंत्र का अर्थ समझने योग्य हो पाएंगे। यह उद्देश्य किस क्षेत्र में आता है, तो ये आपका जो है कि हो जाएगा बोधन क्षेत्र में। सामाजिक राजनीतिक पाठ्यपुस्तकें बच्चों के संसार के प्रति शिक्षा को संदर्भित करता है, तो सामाजिक और राजनीतिक पाठ्यपुस्तक जो है बच्चों को संसार के प्रति शिक्षा को संदर्भित करने के लिए है, तो आपका ये हो जाएगा वे ग्रामीण और शहरी उदाहरणों को सम्मिश्रण और अनेक केस अध्ययनों एवं वर्णनों को प्रयोग करती है। उसके बाद का प्रश्न है आपका पुस्तक सामाजिक व राजनीतिक जीवन भाग 2 अन्य पद्धतियों के साथ साथ निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन पद्धति का समर्थन करती है, तो ये आपका हो जाएगा खुली पुस्तकों द्वारा अभ्यास हल करना। शिक्षा बिना बोझ के यानी कि 1993 में यह अनुशासित करती है कि सामाजिक विज्ञान में अधिगम सामाजिक राजनीतिक वास्तविकताओं का विश्लेषण करने हेतु संकल्पना और योग्यताओं का विकास को बढ़ावा देना चाहिए। बाल केंद्रित शिक्षण शास्त्र है। देखिए बाल केंद्रित शिक्षण शास्त्र क्या होगा, बच्चों के अनुभवों, उनके विचारों और उनकी सक्रिय सहभागिता को प्राथमिकता देना, यह बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र है। यानी कि बच्चों का जो अनुभव है, विचार है, उनकी जो सक्रिय सहभागिता है उसको प्राथमिकता देना ही बाल केंद्रित शिक्षा है। सामाजिक विज्ञान में आकलन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, तो सामाजिक विज्ञान में आकलन का मुख्य उद्देश्य जो है विश्वसनीय प्रतुष्टि यानी कि फीडबैक उपलब्ध कराना, किसी सीमा तक शैक्षिक उद्देश्य का प्राप्ति हुई, इसका जो है कि मुख्य रूप से जो है उद्देश्य होना चाहिए। अब आते हैं 80 नंबर के क्वेश्चन में। 80 नंबर का प्रश्न बोल रहा है सामाजिक विज्ञान कक्षा में अन्योन क्रिया पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपागम सबसे उपयुक्त है, तो सामाजिक क्वेश्चन में कह रहा है प्रश्न में सामाजिक विज्ञान कक्षा में अन्योन क्रिया पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपागम है, तो पहला व्याख्यान और स्पष्टीकरण, वृत्त चित्र डॉक्यूमेंट यानी कि वृत्त चित्र या डॉक्यूमेंट्रीज जो होता है उसको दिखाना, श्रुति लेख अभ्यास और लगातार जांच। तो ये आपको जो है सामाजिक विज्ञान का कक्षा में जो है कि अन्योन क्रिया को बढ़ावा देने के लिए मुख्य रूप से जो है वृत्त चित्र यानी कि फोटो दिखाकर बच्चे को काफ़ी अच्छे से हम समझा सकते हैं। अब इसके बाद का प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी मौखिकता तर्कना से संबंधित है, तो ये संकल्पना और तत्काल अनुप्रयोग एवं विग विस्तार से संबंधित है। अब आते हैं 82 नंबर का प्रश्न में जनहित याचिका यानी कि पीआईएल जो दायर किया जाता है एक होता है, ये जनहित याचिका होता है यानी कि लोगों के हित में ये केस कोर्ट में जो है कि केस लड़ाया जाता है, ये डैश से आई है। तो ये आपका जो आई है, ये जो गिरावट आया है कब आया है, तो इसमें जो ये गिरावट आया है ये आपका आया है न्याय मिलने से बढ़त। शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मौलिक अधिकार है जो जीवन के अधिकार से संबंधित है, क्योंकि यह शिक्षा गरिमामय जीवन जीने के सहायता करती है। आदिवासियों को रंग बिरंगे कपड़े पहनने, सिर पर मुकुट लगाए और नाचते गाते एक रूढ़िबद्ध रूप से प्रदर्शित करने के परिणाम स्वरूप प्रायः, तो ये आपका हो जाएगा इस प्रकार समूहों के प्रति भेदभाव होता है। भारतीय संविधान द्वारा दिया गया डैश नागरिकों को यह अनुमति देता है कि वे उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं यदि वे ऐसा उन्हें लगता है कि उन्हें मौलिक अधिकारों सरकार द्वारा उल्लंघन हुआ है, तो ये उसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। उसके बाद का प्रश्न है आपका सहयोगी अधिगम की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के शिक्षक को सहयोगी अधिगम की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक को पहला है आपका कक्षा में समय रूपी योग्यता समूहों से विभाजित करना चाहिए, प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत दत्त कार्य देना चाहिए, सामूहिक परियोजना कार्य देने चाहिए, वाद विवाद चर्चाओं में विद्यार्थियों को शामिल करना चाहिए। देखिए इसे ऑप्शन
क्लियर हो रहा है। यहाँ पे बोल रहा है सहयोगी अधिगम, यानी कि सहयोग करके अधिगम प्रक्रिया को बढ़ा देने के लिए बच्चों को प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत दत्त कार्य देना चाहिए, यानी कि प्रत्येक विद्यार्थी का एक अपना प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत दत्त कार्य देना चाहिए, यानी कि खुद से अपना जो है कि किसी विषय को पढ़ाएं तो उसे अपना प्रश्न करके लाना। अब आते हैं 87 नंबर का प्रश्न में, प्रारंभिक स्तर पर इतिहास शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव तरीका क्या है? तो कहानी कथन से। देखिए इतिहास जो भी है ये आपका समझिए कहानी है, ठीक है। अब आते हैं राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 का यह सुझाव देती है कि नागरिक शास्त्र यानी कि जो सिविक्स है की जगह पर राजनीतिक विज्ञान शब्दावली का प्रयोग किया जाए, क्योंकि राजनीतिक विज्ञान एक अध्ययन क्षेत्र के रूप में वैश्विक रूप से स्वीकृति है। अब आते हैं हम 89 का प्रश्न में, सामाजिक समानता पढ़ाते हुए शिक्षण का सबसे उपयुक्त उपागम क्या है? तो ये आपका है समुदाय के अनुभवों को दृष्टांत देना। अब है समूहन शिक्षा क्या है? तो समूहन शिक्षा क्या है? संसाधनों, रुचि व विशेषज्ञता का इष्टतम उपयोग करते हेतु शिक्षकों को समूहों द्वारा शिक्षण है, यानी कि जो समूह शिक्षा है वो संसाधनों, अलग अलग संसाधन, बच्चों की रुचि और विशेषज्ञता का इष्टतम उपयोग करके, यानी कि जो उस बच्चे काफ़ी तेज हैं उसको खोज करके शिक्षकों को समूहों द्वारा शिक्षण है।